नमस्कार स्वागत है चल पर की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर के सामने मौजूद जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में हुए मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार ने भी की है मुलाकात दोस्तों। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, बताएंगे आपको। विपक्ष के कई सारे बड़े नेताओं में से एक नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हैं दोस्तों। कौन है ये बताएंगे, इसके बारे में विस्तार से पूरी अपडेट। इसके साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी को लेकर सूरत के अंदर कोर्ट ने लिया है क्या बड़ा फैसला, बताएंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। और कर्नाटका के अंदर बीजेपी के नेताओं का पार्टी से पलायन लगातार जारी है, एक के बाद एक कई सारे और भी नेताओं ने दिया है इस्तीफा दोस्तों। बताएंगे आपको किस तरीके के नए इस्तीफे सामने आए हैं। इसके साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर हुए एनकाउंटर के मामले को लेकर अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने उठाए हैं सवाल, बताएंगे दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है दोस्तों। इसके साथ में क्या सचिन पायलट को केजरीवाल ने दिया है राजस्थान में पार्टी में शामिल होने का बड़ा ऑफर, बताएंगे क्या है पूरी अपडेट दोस्तों। इसके साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका के अंदर बीजेपी में जारी बगावत भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी करने जा रहा है और राज्य भी परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा दोस्तों। और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल भूलेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के बीच में 2 दिनों पहले बातचीत हुई थी और अब नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल के बीच में भी मुलाकात की खबरें सामने आ रही है दोस्तों। 3 दिनों के दौरे पर पहुंचे नीतीश कुमार ने पहले ही दिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से मुलाकात की और दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की दोस्तों। और इस बीच दिल्ली में ही मौजूद थे नीतीश कुमार जब विपक्ष के एक और बड़े नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बीती शाम राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से अलग अलग मुलाकात करने के लिए महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता शरद पवार पहुंचे हैं। कुछ दिनों से शरद पवार न्यूज में है क्योंकि उन्होंने अडानी को लेकर एक ऐसा बयान दिया था जो विपक्ष के बिल्कुल उल्टा बयान था दोस्तों, लेकिन बाद में अपने बयानों पर डैमेज कंट्रोल करते हुए उन्होंने विपक्ष का साथ देने का ऐलान किया है। और अब नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी मुलाकात की जानकारी सामने आ रही है। क्या महागठबंधन बनने की दृष्टि से ये एक सकारात्मक कदम है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइए, क्योंकि एक दिन पहले ही शरद पवार ने बयान देते हुए कहा था कि विपक्षी नेताओं को एक सुर में एक ही तरीके का बयान देना चाहिए, विपक्ष को विभाजित नहीं दिखाई देना चाहिए। और इसके बाद उन्होंने उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की थी दोस्तों। अब दिल्ली पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए निश्चित तौर पर मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आगे आएगी आप तो लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोदी सरनेम दोष सिद्ध मामले को लेकर राहुल गांधी की याचिका पर सूरत में सुनवाई हुई है। 20 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने फैसले को रिजर्व रखा है दोस्तों। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 20 तारीख को निर्णय दिया जाएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आई है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने सूरत की अदालत में मोदी सरनेम मानहानि मामले में उनके दोष सिद्धि और सजा के खिलाफ अपील दायर की है, जिसकी सुनवाई सूरत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रॉबिन पॉल मोगेरा कर रहे हैं। जज मोगेरा वकील के तौर पर 2006 में तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वकील के तौर पर। और दोस्तों जैसे ही दायर में ये दावा किया गया है उसके बाद विपक्ष की ओर से राहुल गांधी पर अंतिम फैसले के बाद किस तरीके की प्रतिक्रिया आएगी आप लोग समझ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ बस्तर अब ब्रांड बन गया है। छत्तीसगढ़ पहुंची प्रियंका गांधी ने अपनी सरकार की जमकर तारीफ की है। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर चुनावी मोर्चा संभालते हुए प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर तीखे वार किए। प्रियंका गांधी ने भाजपा का बिना नाम लेते हुए कहा कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में जो नारा गूंज रहा है वो खोखला नारा नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि राज्य की सरकार लोगों के लिए काम करती है, न कि खोखले वादे करती है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा पूरे देश भर के अंदर हो रही है। कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी है, यहाँ पर अधिकतम वन अधिकार प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 60 से ज्यादा उत्पादकों पर आपको सबसे ज्यादा एमएसपी यही मिलता है। प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य मॉडल विश्व स्तर में काफी प्रसिद्ध है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव ने कहा कि बस्तर का इलाका जो पहले नक्सलवाद के लिए जाना जाता था आज विकास के लिए जाना जाता है। आज यहाँ के विकास की पूरे राज्य भर के अंदर लोग तारीफ करते हैं। और प्रियंका गांधी ने भूपेश बघेल सरकार की और भी कई सारी जमकर तारीफ की है दोस्तों। सच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता है जो बीजेपी छोड़ सकते हैं। ताजा बड़ी अपडेट ये है कि कर्नाटका में अब तक आपको याद दिलाते हैं कि किस किस नेता ने बीजेपी छोड़ी है दोस्तों। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डीपी नारीबोल जो एक्स एमएलए है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एमपी कुमारस्वामी जो एमएलए है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। रमप्पा लम्मानी जो बीजेपी के वर्तमान एमएलए है उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। गुलीहट्टी शेखर जो बीजेपी के वर्तमान एमएलए है उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। शंकर आर जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। एस अंगारा जो बीजेपी के मंत्री है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर विश्वनाथ जो येदियुरप्पा के करीबी नेता है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। राज्य भर के अंदर बीजेपी के अंदर कई सारे इस्तीफे की खबर सामने आ रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने डिटेल में यही सारे इस्तीफे के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी को और भी तगड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में डीके शिव कुमार ने कहा कि कर्नाटका में बीजेपी ने जब से अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है तब से उनको हर घंटे कोई ना कोई ऐसा फोन आ जाता है जो बीजेपी से हमारी पार्टी में शामिल होने
होने की अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर हम सरकार बनाने के लिए काफी आगे निकल चुके हैं, बीजेपी बहुत पीछे रह गई है, राज्य को डबल इंजन की नहीं बल्कि नए इंजन की जरूरत है। कुल मिलाकर डीके शिव कुमार के दावे के अनुसार बीजेपी के और भी कई नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, जो जानकारी दी गई है इसके साथ मैं आपको बता दें कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की घोषणा से ऐन वक्त पहले मुस्लिम कोटा आरक्षण को खत्म करते हुए 2% आरक्षण अन्य समुदाय को बांट दिया था और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए हामी भर दी है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर हम सुनवाई करेंगे और नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। मुस्लिम समुदाय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और JB पारदीवाल की पीठ का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि आप इस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने बताया कि याचिका के सभी दोषों को दूर किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने कल 3 अदालत में इस याचिका का उल्लेख किया, यह 4% आरक्षण रद्द करने के खिलाफ है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इससे पहले खामियां दूर करने के लिए कहा गया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। लेकिन अब आपने ऐसा कर दिया है तो हम इसको सूचीबद्ध करेंगे, यानी इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। कोर्ट की ओर से याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है। दोस्तों, देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया जाता है, जहां पर एक और भारतीय जनता पार्टी तर्क दे रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है, तो दूसरी ओर इस याचिका को दाखिल करने वाले लोगों ने फैसले को असंवैधानिक बताया है। देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। साथ साथ दोस्तों, कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का बंटवारा बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबतें खड़ी कर रहा है। ताजा बड़ी अपडेट की माने तो बेतरनापुर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता A रवि के जितने भी समर्थक हैं सभी ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि 1350 अर्बन और रूरल मंडल के एक्टिविस्टों ने एक साथ मिलकर A रवि के समर्थन में इस्तीफा बीजेपी से दे दिया है। यानी जिस नेता के समर्थन में 1350 अर्बन और रूरल मंडल के एक्टिविस्टों ने इस्तीफा दिया है, दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का अपना कितना प्रभाव होगा। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चन्नागिरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने विरूपाक्षा फैमिली के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने टिकट नहीं देने पर विरोध जाहिर किया है। बीजेपी के झंडे में आग लगाते हुए तस्वीरें वीडियो शेयर की है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के MLA विरूपाक्षा के मुद्दे को लेकर ही बीजेपी बैकफुट पर है, यानी भ्रष्टाचार का खुला मुद्दा सामने आया था। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता ने इस्तीफा दिया है। दरअसल दोस्तों, यादगिरी जिले के अंदर शाहपुरा के पूर्व MLA गुरु पाटिल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर उनके इस्तीफे की कॉपी भी शेयर की गई है। वहीं आपको बता दें कि 83 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए JDS और बीजेपी के कई सारे नेता, तकरीबन 100 नेता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंचे। 83 कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाकर बीजेपी JDS के नेताओं ने 100 की संख्या में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिल रही है। दोस्तों, इसके साथ में 150 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप, बयान से घोटाला साबित नहीं होता, दस्तावेज उपलब्ध करा दीजिए। नेहरू ओलेकर ने CM बोम्मई के खिलाफ मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर है। बसवराज बोम्मई ने दस्तावेज मुहैया कराने का आरोप लगाने वाले नेहरू ओलेकर को महज बयानों से भ्रष्टाचार साबित नहीं होता, इस तरीके का बयान दिया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महज बयान देने से कुछ नहीं होता, बल्कि इसके लिए सबूत भी देना पड़ता है। आपको बता दें कि नेहरू ओलेकर की ओर से बयान देते हुए 1500 करोड़ के घोटाले की बात कही गई थी। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इससे पहले मुस्लिमों को लेकर विवादित बयान देते थे, आजकल उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने एक बीजेपी के नेता की तस्वीर शेयर की है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मेन सोशल मीडिया हैंडल से लिखा है कि जिस व्यक्ति को अजान की आवाज से काफी ज्यादा चिढ़ होती थी, जिस व्यक्ति को हलाल मीट पसंद नहीं था, जो व्यक्ति मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ में व्यापार नहीं करने के लिए कहता था, आज वो मुस्लिम समुदाय के मस्जिदों में दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आगे लिखा कि अगर आपको ऐसे बीजेपी के नेताओं को ढूंढना है जो मुस्लिम विरोधी बयान चुनाव से पहले देते हैं, तो जरा अपने आसपास के किसी मस्जिद में देखिए, वहीं दिखाई देंगे। इसके बाद बताया गया कि बीजेपी के MLA उदय और मिनिस्टर सुधाकर इसका एग्जाम्पल है, जो इससे पहले मुस्लिमों को लेकर विवादित टिप्पणी करते हैं और अब मस्जिदों में दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी तंज कसने से बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है। और बड़ी बात यह है कि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके की अब राजनीति देखने को मिल रही है, बीजेपी के नेताओं को समझ में आने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर हो गई और इसीलिए अपने पुराने बयानों से हटकर मुस्लिम समुदाय के त्योहारों में जाकर शामिल हो रहे हैं और अपने आप को सेक्युलर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट का मामला अब दिल्ली दरबार तक पहुंच गया है। सचिन पायलट मामले को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक अहम बैठक हुई है। बताया गया है कि इस बैठक के दौरान पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहे, जो सचिन पायलट के अनशन को लेकर काफी नाराज भी है। दोस्तों, इसी के साथ में एक और बड़ा दावा किया गया है कि राजस्थान के MLA और फॉर्मर डिप्टी CM सचिन पायलट को एक फोन आया है और फोन पर अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान की राजनीति में बात किया है। दरअसल दोस्तों, इस दावे में कितनी हकीकत है ये तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन राजस्थान के अंदर नए समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग जानते हैं कि नागौर से हनुमान बेनीवाल जो अपनी पार्टी चलाते हैं RLP पार्टी, वहाँ आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं और उनके गठबंधन
होने के बाद तीसरे मोर्चे को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी से सबसे मजबूत चेहरों में से एक सचिन पायलट को अपने साथ में लाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, लेकिन इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ एक और बड़ी खबर यह है कि संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है दोस्तों, और 133वीं जयंती के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी अपनी तैयारी की है। आपको बता दें कि इस जयंती को पूरे देश भर के अंदर हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस साल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को लेकर सियासी दलों में भी होड़ मची हुई है। बसपा प्रमुख मायावती ने गांव और वार्ड स्तर पर जयंती मनाने का फैसला लिया है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ओर से भी अलग अलग तरीके से जयंती मनाने का फैसला लिया गया है। दोस्तों ताजा बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी, आरएलडी पार्टी और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर की पार्टी एक साथ मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है। यानी दोस्तों आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अंबेडकर जयंती को लेकर जबरदस्त तैयारी सभी राजनीतिक दलों ने की है। ऐसे में आप सभी लोगों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ दोस्तों पंजाब के जलंधर के अंदर बाईपोल इलेक्शन को लेकर कांग्रेस पार्टी का पूरा कुनबा सिद्धू के सामने आने के बाद अचानक से एकजुट हो गया है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के कई सारे दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के विधायक और पूर्व सांसद चौधरी संतोष सिंह की पत्नी करमजीत कौर के नामांकन में शामिल हुए हैं। इससे पहले पंजाब कांग्रेस लीडरशिप चुनाव अधिकारी के ऑफिस तक जाकर पहुंचे। यानी दोस्तों सारे बड़े नेता मौजूद रहे और सबने जलंधर की सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में एकजुटता के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि जब से नवजोत सिंह सिद्धू जेल से बाहर आए हैं, कांग्रेस पार्टी आला कमान से उनके मुलाकात के बाद पार्टी जबरदस्त तरीके से एकजुट दिखाई दे रही है। जब से पंजाब का चुनाव हुआ था पार्टी काफी बिखरी बिखरी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब सारे नेता पंजाब राज्य पहुंच चुके हैं दोस्तों, अपनी राजनीति में जुट गए हैं। 2024 के चुनाव को लेकर भी बड़ी तैयारियां चल रही है। साथ साथ शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर बड़ा दावा किया है। नेता आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने से पहले उनके आवास पर पहुंचे थे और रोते हुए कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे तो उन्हें एक केंद्रीय एजेंसी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के विधायक संतोष बांगर ने ठाकरे के दावे का खंडन किया है, लेकिन दूसरी ओर उद्धव ठाकरे गुट के ही नेता संजय राउत ने इस बात का समर्थन करते हुए कहा है कि मैं इस दौरान मौजूद था। आदित्य ठाकरे बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो हमारे पास आए थे और रो रहे थे, अपने बचाव की बातें कर रहे थे। साथ साथ दोस्तों कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राज्य की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का बंटवारा करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया है। कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मुदुगेरे से बीजेपी के विधायक एमपी कुमारस्वामी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट न दिए जाने के मामले पर इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि पी कुमारस्वामी ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि के कारण उनको टिकट नहीं दिया गया। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुसूचित जाति समुदाय के नेता जेडीएस में शामिल हो सकते हैं या निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि कुमारस्वामी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि 3 बार विधायक रह चुके हैं दोस्तों, और वह जल्द विधायक के रूप में अपना इस्तीफा देकर विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने के लिए मैदान में आ जाएंगे। देखना होगा कि उनकी ओर से फैसला क्या लिया जाता है, कौन सी पार्टी में वो जाते हैं, क्योंकि 3 बार के विधायक है, मंजे हुए राजनेता है, लेकिन इस बार टिकट बीजेपी ने नहीं दिया है। दोस्तों क्या बीजेपी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को गुमराह करके कर्नाटक बीजेपी के कई सारे नेताओं ने अपने विरोधियों के टिकट कटवाए हैं? ये लोगों के मन में एक गंभीर सवाल है, जिसका जवाब तो अब जनता टिकट के बंटवारे के बाद इलेक्शन में वोट डालकर ही देने वाली है। सारा एनालिसिस उसके बाद ही होगा कि किसने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया और कौन बीजेपी के फायदे के लिए काम कर रहा था। साथ साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर से सपा के विधायक इरफान सोलंकी जो आजकल जेल में है, उनकी पत्नी को अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी कानपुर से मेयर पद का चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इरफान सोलंकी की विधायकी पर जहां पर एक और तलवार लटकी हुई है, तो दूसरी ओर उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने ऐलान किया है कि वह मानसिक रूप से भी परेशान है, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। सपा मुखिया ने नसीम सोलंकी को परिवार से बात कर जवाब देने के लिए कहा है। नसीम सोलंकी का कहना है कि परिवार से बात करने के बाद अपना फैसला सुनाएंगी, लेकिन अभी चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये है कि अपने आप को पत्रकार बताने वाले सुकेश रंजन ने अखबार की एक फोटो डालते हुए कहा कि महंगाई नीचे हो या ना हो, महंगाई दर तो नीचे है। यूपीए के दौर में तो ये भी नसीब नहीं होता था, जिस पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि दूध 33 रुपए लीटर हो गया है, सरसों का तेल 36 रुपए लीटर हो गया है, पेट्रोल 42 रुपए और 52 रुपए लीटर हो गया है, गैस का सिलेंडर 355 रुपए में मिल रहा है, कॉपी किताबों की फीस इतनी सस्ती हो गई है कि 1980-90 के बराबर स्थिति पहुंच गई है। 2014 तक महंगाई करने वाले महंगाई शब्द का माँ अक्षर भी नहीं बोलते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों आईपी सिंह की ओर से भी तथाकथित पत्रकार के बयान पर इस तरीके की आलोचना की गई है, तंज कसा गया है उनकी ओर से। वहीं पर असद के एनकाउंटर के मामले को लेकर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा फर्जी मुठभेड़ से मुद्दे से भटकाती है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं रखते हैं। आज के व हालिया एनकाउंटर
का भी गहन जांच पड़ताल होना चाहिए। दोषियों को छोड़ा न जाए, सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता को नहीं होता। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। अखिलेश यादव की इस टिप्पणी के बाद जहां पर एक और बीजेपी के लोग तीखी आलोचना कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मायावती भी सामने आई है दोस्तों। मायावती की ओर से भी एनकाउंटर के मामले को लेकर टिप्पणी की गई है। मायावती ने टिप्पणी करते हुए कहा, प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म है। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। मायावती की ओर से भी जांच की मांग की गई है दोस्तों। अखिलेश यादव ने भी यही मुद्दा उठाया है। तो कुल मिलाकर इस मामले पर सारे विपक्षी दल एकजुट दिखाई दे रहे हैं। सभी ने मुद्दा उठाया है कि एनकाउंटर की जगह जुडिशियल प्रोसीडिंग से सारा मामला होना चाहिए था। देश के कोर्ट की उपयोगिता इसी बात को लेकर है कि वो तथ्यों की जांच करे और पता करे कि आखिर पूरा प्रकरण क्या था और उसके बाद सजा सुनाया जाए। ऐसे में दोस्तों यूपी के अंदर हो रहे तमाम एनकाउंटर के मामले को लेकर हमेशा सवाल उठते रहते हैं और ये भी एक बड़ा मामला है जिस पर अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने टिप्पणी की है। आप लोग जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट ये है कि प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को बीबीसी इंडिया के खिलाफ फेमा के तहत फॉरेन एक्सचेंज के नियमों के उल्लंघन के मामले को लेकर केस दर्ज किया है। इससे पहले फरवरी में आयकर विभाग ने दिल्ली मुंबई में बीबीसी के परिसर में सर्वे किया था। ईडी बीबीसी इंडिया के एडमिन और संपादक लोगों से पूछताछ करेगी। बता दें कि ईडी फेमा के तहत बीबीसी में विदेशी फंडिंग की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने बीबीसी को अपने वित्तीय विवरणों से संबंधित जानकारी पेश करने को कहा है। इससे पहले आयकर विभाग ने करों में अनियमितताओं और मुनाफे के आरोप को लेकर बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों पर सर्वे किया था। आयकर विभाग के प्रशासनिक निकाय केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उस समय कहा था कि मीडिया समूह बीबीसी की विभिन्न संस्थानों की तरफ से दिखाए गए आय एवं लाभ के आंकड़े भारत में उनके परिचालन के अनुरूप नहीं है। इसकी इकाइयों ने विदेश भेजी गई कुछ रकमों का भुगतान नहीं किया है। दोस्तों इस पूरे मामले पर कई सारे और भी सवाल खड़े किए गए। वहीं पर दिल्ली में अमित शाह से मिले जीतन राम मांझी, बिहार में बढ़ेगा सियासी पारा। दरअसल दोस्तों अमित शाह और जीतन राम मांझी की मुलाकात होने के बाद कहीं न कहीं चर्चाएं और ज्यादा गर्म होने वाली है कि आखिर बिहार के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को भी अपने साथ में लेकर आएगी, क्योंकि बातचीत तो चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि बिहार के अंदर महागठबंधन कितना बड़ा है, कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी इसमें शामिल है। तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी होगी जिससे नाराजगी होगी और इसी का फायदा उठाकर उनको अपने साथ में लाने का प्रयास कर रही है। क्या बीजेपी अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। जो भी अपडेट इससे जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री मामले में एनएसयूआई के सचिव को सस्पेंड करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। लोकेश चुग के वकील नमन जोशी ने बताया कि सुनवाई के दौरान दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिवक्ता उपस्थित रहे। उनसे मंगलवार को अगली सुनवाई पर जवाब मांगा गया है। कहा गया कि हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय आदेश को रद्द कर देगा और लोकेश को अपनी परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। साथ साथ राजस्थान में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप लगाने जा रही है गहलोत सरकार। आम जनों को लाभ पहुंचाने के लिए फैसला लिया गया है। दोस्तों राजस्थान के अंदर गुड गवर्नेंस की नीति को आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके की स्कीम चलाई जा रही है। बड़ी बात यह है कि राजस्थान में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम उन मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और इस साल राजस्थान में चुनाव भी होने वाला है, तो जमीनी स्तर पर प्रशासन की काफी सक्रियता देखने को मिल रही है। साथ साथ असद अहमद के एनकाउंटर के मामले को लेकर ओवैसी बोले, कहा तुम संविधान का एनकाउंटर करना चाहते हो, और उन्होंने पूरे मामले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक ऐसा वीडियो शेयर किया था जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि राहुल गांधी ने दिव्यांग व्यक्ति का अपमान किया है। तो इस पर पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के 2014 की तस्वीर शेयर की है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और एक दिव्यांग जन बगल में अपनी बैसाखी से खड़ा है। जिस पर श्याम मीरा सिंह ने लिखा कि भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय भाई कल विपक्षी नेता राहुल गांधी की एक फेक वीडियो चलाकर कह रहे थे कि राहुल गांधी दिव्यांगों के प्रति इनसेंसिटिव है। बाद में वो वीडियो फेक निकली, उसमें छेड़खानी की गई थी। नीचे राहुल गांधी की असली पिक है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा गया है। साथ साथ दोस्तों ललित मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का अपमान किया था। कोर्ट ने बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार भी लगाई है। साथ साथ दोस्तों शैलेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने केवल उन्हीं लोगों का एनकाउंटर किया है जो उनके राजनीतिक हितों के लिए उचित है, बाकियों का कुछ नहीं किया गया। और दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कुलदीप सिंह सेंगर, जिस पर 28 मुकदमे हैं, उन्नाव का रहने वाला है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्रजेश सिंह जिस पर 106 मुकदमे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। धनंजय सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिस पर 46 मुकदमे हैं। इस तरीके से डिटेल में जानकारी दी गई है। हालांकि दोस्तों हम इन तथ्यों की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि किस पर कितने मुकदमे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक कॉमन परसेप्शन तो है कि जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें फ्री एंड फेयर मामला नहीं है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इस तरीके के दावे पर आपकी जो भी राय हो लिखिएगा जरूर दोस्तों। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि CBI को जांच सौंपने के लिए क्या कदम उठाए गए। 2 हफ्ते के लिए सुनवाई टाल दी गई है। आपको बता दें कि पालघर के अंदर एक लिंचिंग का मामला आप लोग को याद होगा सामने आया था, जिसका
का बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाते हुए महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की थी और बीजेपी ने दावा किया था कि राज्य के अंदर अगर उनकी सरकार बनेगी तो इस पूरे मामले पर सीबीआई की जांच भी कराई जाएगी। और आपको एक मीडिया वाले का नाम भी याद होगा जो इस पूरे मामले पर दोस्तों आप लोगों को एक एंकर का नाम भी याद होगा जो चीख चीख कर मुद्दा उठा रहा था और महाविकास अघाड़ी गठबंधन को हिंदू विरोधी बता रहा था। उसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन अभी तक सीबीआई जांच की अनुमति नहीं दी गई है या फिर सीबीआई जांच के लिए कोशिशें नहीं की गई है, जिस पर कोर्ट ने सवाल पूछा है कि सीबीआई को जांच सौंपने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। 2 हफ्ते तक सुनवाई टाल दी गई है, फिर से सुनवाई होगी। जवाब बीजेपी की महाराष्ट्र सरकार को देना पड़ेगा। दोस्तों साथ साथ बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जो नीतीश कुमार की तरह ही कुर्मी कोयरी समाज से आते हैं। दोस्तों और ऐसे में उन्होंने एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान कह दिया कि नीतीश कुमार के पद से हटते ही जो व्यक्ति अगला सीएम बनेगा वो भी कुर्मी और कोयरी समाज का होगा, यानी वो खुद को शायद मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और कई जगह ये नारे भी लग रहे हैं। उनको बिहार का योगी बताने के प्रयास किए जा रहे हैं कि इस तरीके का परसेप्शन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। साथ साथ प्रशांत किशोर के साथ काम करने वाले अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मदद करेंगे। कन्नड़ पिता और तेलुगु मां की संतान सुनील कानूगोलू ने जीवन में लंबा समय तमिलनाडु में बिताया है। कानूगोलू चानू रणनीतिक तौर पर कई राजनीतिक दलों को सुविधाएं दे चुके हैं। दोस्तों ऐसे में मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे जो पार्टी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।